अच्छा जी, रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि रिजल्ट एंड डिस्कशन के सेक्शन में क्या होता है। सबसे पहले जो है वो आपके पास इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, वो आपने लिख लिया है। इसका इंट्रोडक्शन का सेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी लिख लिया आपने। 10 पेपर्स की समरी बनाई है। इसको काम कोशिश करें कि इस सेक्शन के अंदर, लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन के अंदर, आप और पेपर इसके अंदर ऐड करें। और पेपर्स का जो है वो, जिसने पेपर्स के अंदर काम हुआ है वो पेपर्स भी इसके अंदर ऐड करें। लाजमी नहीं है कि मैंने जो आपको 10 पेपर्स का कहा था एज असाइनमेंट के तौर पे, आप इन्हीं 10 पेपर्स को ऐड करें। इसके अंदर कोशिश करें कि और पेपर भी आप 5-6 पेपर कम अज कम जो है वो इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर और भी आप पेपर ऐड करें। और जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सिमिलर पेपर्स हैं और उन पेपर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड, जो एड्रेस की गई हैं, जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज की गई हैं, लाजमी नहीं है जो मेथोडोलॉजी आपने यूज की है पेपर जो है वो मेथोडोलॉजी दूसरे किसी और बंदे ने यूज की हो। तो इन चीज़ों को आप एड्रेस करें। इस मेथोडोलॉजी से जो लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है, इसका जो है वो आप थोड़ा सा दायरा कार बढ़ाएं और इसके अंदर आप और चीज़ें जो हैं वो लेके आए इसके अंदर मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर, सॉरी लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन के अंदर। लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको मेथोडोलॉजी सेक्शन लिखने का बताया था, आपको असाइनमेंट भी दी थी कि आप जो है वो डिफरेंट जो है वो जो आपके पेपर के रिलेटेड डिफरेंट दूसरे पेपर्स हैं, आप उनकी मेथोडोलॉजीज को देखें और अपने पेपर की जो है वो मेथोडोलॉजी का सेक्शन जो है वो उसी हिसाब से आप इसका प्रिपेयर करें। इस मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर मैंने आपको 5 पेपर्स भेजे थे। जो आपके पास है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, जिसके अंदर मेथोडोलॉजी लगी हुई है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की मेथोडोलॉजी लगी है। और इस सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की मेथोडोलॉजी के अंदर रहते हुए आप अपना जो है वो रिसर्च पेपर जो है वो कंप्लीट करेंगे। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर मैंने आपको कुछ ग्राफ भी दिखाए थे, ग्राफ्स बनते हैं कुछ उसके अंदर, टेबुलेशन फॉर्म्स और आती हैं और कुछ जो है वो स्टैटिक्स वगैरह भी इसके अंदर आती हैं। जैसे ही आप मेथोडोलॉजी का सेक्शन जो है वो अपने रिसर्च आर्टिकल का आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप रिजल्ट एंड डिस्कशन का आपके पास सेक्शन आ जाता है। रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन लिखने के बाद आपके पास समरी एंड कंक्लूजन का सेक्शन आ जाता है। ये आप आर्टिकल को आप इस तरह कंप्लीट करेंगे कंक्लूजन के सेक्शन के अंदर। और उसके बाद रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस भी मैंने जो है वो एक लेक्चर के अंदर आपको रेफरेंसेस कैसे लगाने हैं, और जो लास्ट आपको असाइनमेंट दी थी कि आपको कहा था कि रेफरेंसेस जो हैं वो इसके अंदर आप करें, तो रेफरेंसेस भी आपको लगाने आ गए हैं। और आपके पास ये 2 सेक्शन रह गए हैं जिसके अंदर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन है और आपके पास कंक्लूजन का सेक्शन है। ये दोनों सेक्शंस हम आज देखेंगे और जो कल की क्लास है वहाँ तक जो है आप कोशिश करेंगे कि रिजल्ट एंड डिस्कशन का जो सेक्शन है, जो नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले आप रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन जो है ये लिख के जो है वो आप मुझे भेजेंगे, और कंक्लूजन का भी कोशिश करेंगे कि हम सेक्शन जो है वो कंप्लीट करें ताकि जो है वो आपका पूरा रिसर्च आर्टिकल जो है वो एक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अगले संडे क्लासेस होंगी इसके अंदर मैं आपको आपका पेपर जो है किसी भी टेम्पलेट के अंदर आपने कन्वर्ट करना हो, उस टेम्पलेट के बारे में आपको बताया जाएगा कि अगर आपको पेपर किसी भी जर्नल के अंदर सबमिट करवाना है तो वो जर्नल जो है वो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स देता है। हर जर्नल की एक अपनी टेम्पलेट्स होती है। जो बड़े जर्नल्स होते हैं, स्प्रिंगर है, एल्सवियर है, आपके पास इन जर्नल्स की एक ही स्टैंडर्ड किस्म की ही टेम्पलेट होती है। और जो हंडावी के जर्नल्स हैं या एमडीपीए के जर्नल्स हैं, इनकी भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होती हैं। मेजोरिटी जो जर्नल्स होते हैं, जिस तरह जो बड़े जर्नल्स हैं, एल्सवियर है, स्प्रिंगर है, हंडावी है, एमडीपीए है,
सेज है, एसीएम है, IEEE है, ये जर्नल्स जो हैं वो खुद एडिटिंग करते हैं, आपके पेपर को एडिट करके, आपके पेपर को लचका-मिचका के, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके, उसके अंदर जो इंग्लिश की गलतियाँ हैं, उनको भी निकाल के, और आपके पेपर्स के अंदर अगर कोई रेफरेंसेस के अंदर चीज़ें हैं, मिस हैं, उनको भी निकाल के एवरीथिंग उसको ठीक करके, वो जर्नल जो है वो खुद पेपर आपका एडिटिंग करके, फ्री एडिटिंग करके आपका पेपर ऑनलाइन करते हैं, ताकि उनके सारे पेपर जो हैं वो एक ही शक्ल के हों, एक ही सिमेट्री के हों, उन पेपर्स के अंदर कोई गलती ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जर्नल्स ऐसे भी हैं जो अब आप इनिशियली लेवल पे जाएँगे, तो आप आपका क्योंकि काम इतना बड़ा नहीं होता, आपका काम जो है वो इनिशियल लेवल पे ही होता है, इसलिए आप जो जर्नल टच करेंगे वो आपको जो है वो अपनी टेम्पलेट देंगे, उस टेम्पलेट के ऊपर ही आपको आपने अपने पेपर को कन्वर्ट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको IEEE की जो टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के ऊपर आपको आपका पेपर कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे जो है वो पेपर जो है वो IEEE की टेम्पलेट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको IEEE की डबल कॉलम जो है वो टेम्पलेट के ऊपर पेपर कन्वर्ट करने का पता चल जाएगा, तो आप फिर दूसरे पेपर भी इजीली अपने पेपर को दूसरी टेम्पलेट्स के ऊपर भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मैंने आपको रेफरेंसिंग के लिए टूल बताया था, ज़ुटीरियो टूल है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने पेपर को कुछ ही मिनटों के अंदर एक टेम्पलेट से दूसरी टेम्पलेट के अंदर आप अपने पेपर को कर लेंगे। आपको कोई भी इतनी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसके अंदर कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती हैं, वो माशाल्लाह आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये मसला उन उन जो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो या अदर जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं होती इसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ग्रिप नहीं होती, या स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं होती, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक टेम्पलेट से दूसरी टेम्पलेट के अंदर पेपर कन्वर्ट करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, इस ये लिखा हुआ रिजल्ट एंड डिस्कशन है, ये आपके पास जो ये चैप्टर ऑफ द थीसिस है, अगर आप पेपर ये जो मैंने आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, ये आपके पास ये थीसिस लिखना हो तो उसके अंदर भी अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, लिटरेचर व्यू आ जाता है, मेथोडोलॉजी आ जाता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन है, और समरी एंड कंक्लूजन है। ये 5 स्टेजेस जो हैं, ये आपके पास अगर आपने थीसिस लिखना हो तो फिर भी ये 5 स्टेजेस होती हैं। अगर आपने रिव्यू आपने आर्टिकल लिखना है तो फिर भी यही आपके पास स्टेजेस होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जर्नल्स जो हैं वो आपके पास खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो रिजल्ट्स है, जो जर्नल्स होते हैं, वो आपको ज़्यादातर जो है आपको जो टेम्पलेट देते हैं वो आपको यही जो है वो आपको 5 स्टेजेस रिकमेंड करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखें, लिटरेचर रिव्यू लिखें, मेथोडोलॉजी लिखें। मेथोडोलॉजी के बाद जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, आप उन रिजल्ट्स को दिखें, और बाद में आप उन रिजल्ट्स को जो है वो आप डिस्कस करें। डिस्कशन करने के बाद आप पूरे पेपर की समरी बयान करें, और उसके बाद आप रेफरेंसेस दे दें। तो पेपर हो, रिसर्च आर्टिकल हो, या आपके पास थीसिस हो, उसके अंदर जो मेजॉरिटी है आपके पास यही सेक्शंस, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, यही थीसिस के अंदर 5 चैप्टर लगते हैं। इसके अलावा भी आप चैप्टर्स लगा सकते हैं, वो हम लिटरेचर रिव्यू के बाद जो है मुख्तलिफ अपने जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो है वो हम आर्टिकल्स लगाते हैं, सेक्शंस, चैप्टर्स लगा देते हैं, जिसके अंदर हमने अपने जो टॉपिक है, जो थीसिस का, उसके रिलेटेड जो है जो मटेरियल हम लिखना चाहते हैं, वो सारे का सारा जो है वो हम लिटरेचर रिव्यू के बाद हम वो ले आते हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स की सूरत के अंदर। तो मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, इसके अंदर भी हम सारी चीज़ें लिखते हैं। इस चैप्टर को भी हम फर्दर सब सब सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर बताया था, चीज़ें चेक की थी।
तो ये रिजल्ट एंड डिस्कशन है, इसके अंदर भी सब सेक्शन हो सकते हैं। कंक्लूजन का जो चैप्टर है, जो आखिरी सॉरी इसका जो सेक्शन होता है पेपर का, कंक्लूजन के अंदर मोस्टली जो है वो सब सेक्शन नहीं होते। कंक्लूजन के अंदर मोस्टली जो है लोग एक ही पैरा लगा देते हैं, कुछ लोग मल्टीपल पैरास लगा देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपके पास सब्जेक्ट मैटर और ये चीज़ें कैसी हैं, आप किस तरह जो है वो चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं। आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखेंगे कि लोग रिजल्ट एंड जो है आपके पास कंक्लूजन का जो सेक्शन होता है, इसके अंदर बुलेट्स वाला यूज़ नहीं करते, लोग नंबरिंग नहीं यूज़ करते। इसके अंदर चीज़ों को कंक्लूड किया जाता है और आप जितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे, आप उसमें प्लस 90+% जो लोग हैं वो उन्होंने कंक्लूजन जो है वो एक ही पैरे के अंदर दी होती है। और बहुत कम पेपर ऐसे होते हैं जिन पेपर्स के अंदर 2 या 3 कंक्लूजन के जो पैरे लगे होते हैं। मोस्टली लोग एक ही पैरे के अंदर हर चीज जो है वो कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन जो है वो आपके पास पूरे पेपर को जितना भी काम किया होता है उस सारे काम को समराइज कर देते हैं, पूरे दरिया को कूजे में के अंदर बंद करना। ये वाली बात होती है। जो 10 पेपर आपने 10 पेजेस का पेपर लिखा है तो आपने उन 10 पेजेस की जो है वो समरी जो है वो जितना भी काम किया है वो सारे के सारा कंक्लूजन सेक्शन के अंदर है और उसी को आप इसके अंदर ले आते हैं। अब ये बात हो रही है, दिस इज द चैप्टर ऑफ द थीसिस दैट प्रेजेंट द फाइंडिंग एंड आउटकम ऑफ द रिसर्च एंड रीजन फॉर द पर्टिकुलर रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फिगर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का, ये भी मैं एक बात यहाँ पर मेंशन करता जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उन कुछ जो आर्टिकल्स के अंदर रिजल्ट्स का सेक्शन अलग लगा होता है और डिस्कशन का सेक्शन अलग लगा होता है। और कई जो है वो लोग रिजल्ट एंड डिस्कशन का जो सेक्शन है, जो रिजल्ट एंड डिस्कशन का जो सेक्शन है, इनको एक ही नंबर लगा देते हैं, एक ही सेक्शन बना देते हैं कंबाइन करके और उसका नाम रख देते हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन। जबकि कुछ आथर्स ऐसे होते हैं कि वो रिजल्ट का एक अलग सेक्शन बना देते हैं और डिस्कशन का एक अलग सेक्शन बना देते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन के सेक्शन के ऊपर चले जाते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप दोनों सेक्शंस को आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। रिजल्ट्स का अलग सेक्शन लगाएं और उसमें सारे रिजल्ट्स डिस्कस करें, रिजल्ट्स के बारे में लिखें आप, और रिजल्ट्स को जो है आप प्रेजेंट करें। जो आपने मेथोडोलॉजी लगाई है उस मेथोडोलॉजी लगाने से आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं वो सारे के सारे आप रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे। और फिर आप उन रिजल्ट्स की के ऊपर आप रोशनी जो है वो डालेंगे डिस्कशन के सेक्शन के अंदर कि ये जो रिजल्ट आए हैं इनका मतलब क्या है। वो चीज़ें सारी की सारी आपकी डिस्कशन के सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। तो ये जो आपके पास जो सेक्शन है रिजल्ट एंड डिस्कशन का जो सेक्शन है, ये आपके आपके पास आपकी रिसर्च की आउटकम होती है कि आपने जो रिसर्च कंडक्ट की है उसका जो है वो क्या उसका लुबे लुभाव है, उसका क्या रिजल्ट्स उसके निकले हैं। और आप इन रिजल्ट्स को हमेशा टेक्स्ट की शक्ल के अंदर, फिगर्स की शक्ल के अंदर, ग्राफिक्स की शक्ल के अंदर और चार्ट्स की शक्ल के अंदर प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच आप देख रहे होते हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो आपके पास साथ ही साथ आपको स्टेटिस्टिकल फॉर्म के अंदर भी नजर आ रहे होते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए वो सारे के सारे आपको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी आपको नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही आप ग्राफ के ऊपर एक नज़र आप दौड़ाते हैं तो साथ ही उस ग्राफ के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं वो फौरी तौर पे आपका माइंड उन चीज़ों को रीड कर जाता है और आपको जो सिचुएशन है वो आपके पास 100% क्लियर होके आपको नजर आ जाती है। अब आते हैं हम जी रिजल्ट के सेक्शन की तरफ आते हैं कि रिजल्ट का सेक्शन क्या होता है। जो रिजल्ट का सेक्शन है वो आपको टेल्स अबाउट आउटकम फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च स्टडी। जो आपने मेथोडोलॉजी लगाई, जो आपने पिछले जो सेक्शन मेथोडोलॉजी का लिखा,
इसमें जो आपने मेथड प्रपोज किया था या आपने जो एग्जिस्टिंग मेथड है आपने इसको यूज किया है, जो एग्जिस्टिंग मेथड को यूज करते हुए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, या आपने एग्जिस्टिंग मेथड्स जो हैं इनके अंदर गलतियां निकाली और आपने उन एग्जिस्टिंग मेथड्स को आपने चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद आपने अपना एक मेथड प्रपोज किया, और आपने फिर उन अपने जो मेथड है उसको जो प्रपोज किया है उसको आप अप्लाई करते हैं, और जो उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप जो आउटकम आती है, जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है अपनी मेथोडोलॉजी लगाते हुए, उससे क्या आपको हासिल हुआ, वो आपके पास चीजें जो है वो रिजल्ट के सेक्शन के अंदर आ जाती हैं। presents the data and findings ordered and analyzed in ways justified earlier methodology के अंदर। तो आप ये इसको डाटा और फाइंडिंग को जो है आप प्रेजेंट्स करते हैं, जो डाटा आपको एक्सपेरिमेंट करके मिला, जो आपने उसको समझा और उसको जो है आपने जो जस्टिफाई किया, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये भी रिजल्ट सेक्शन का हिस्सा होती हैं। पास्ट टेंस इज अ फीचर हेयर, क्योंकि रिजल्ट सेक्शन के अंदर ज्यादातर लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं कि ये मैंने काम किया, ये मैंने काम किया था, ये भी मैंने काम किया था, इस काम के अंदर ये हुआ था, इस काम के अंदर ये हुआ था, मैंने ये काम किया, फिर इसके अंदर ये रिजल्ट आए थे। इस तरह ज्यादातर जो है इस सेंटेंस के अंदर जो है वो पास्ट टेंस जो है वो रिजल्ट्स के अंदर पास्ट टेंस यूज होता है। डिस्क्राइब द फाइंडिंग इन अ सिंपल वे विद द हेल्प ऑफ डाटा। जो भी आपने जो चीजें आपको मिली हैं, आपने उनको जो भी आपने जो मेथोडोलॉजी लगाई उसे जो भी आपको मिला, जो भी आपकी फाइंडिंग थी, उस फाइंडिंग को आपने डाटे की शक्ल के अंदर आपने उसको प्रेजेंट की कर दिया है, तो ये भी रिजल्ट सेक्शन के अंदर आ जाता है। फिगर्स एंड टेबल अपीयर हेयर। रिजल्ट सेक्शन के अंदर ज्यादातर जो है वो फिगर्स हैं और टेबल्स हैं, ये इस सेक्शन के अंदर आ जाती हैं। अब ये जो रिजल्ट्स के बाद जो अगला सेक्शन आता है आपके पास वो डिस्कशन का आता है। डिस्कशन के अंदर जो रिजल्ट्स आपने, जो फिगर्स हैं जो आपने बनाई हैं, जो आउटकम आपने बनाई है, जो आपने टेबल्स प्रेजेंट किए हैं और जो आपने कैप्शंस वगैरह लिखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी डिस्कशन सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। तो डिस्कशन सेक्शन के अंदर व्हाट डज द रिजल्ट्स और डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट मींस टू अस इज डिस्क्राइब्ड इन डिस्कशन है। तो ये सारा डिस्कशन का हिस्सा है, पूरी की पूरी आप डिस्कशन करते हैं। आपने जो भी रिजल्ट्स निकाले होते हैं आप उन रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके बाद उसके बाद आप उस रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन के अंदर जाके तबसरा करते हैं। तबसरा करने के अंदर क्या करते हैं कि आप दूसरे जो रिजल्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी काम हुआ हुआ आता है, जिसको आप चैलेंज कर रहे होते हैं, आप उन काम के साथ अपना काम को कंपेयर करते हैं डिस्कशन सेक्शन के अंदर। और डिस्कशन सेक्शन के अंदर आप चीजों को क्रिटिकली एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और अपने काम को कंपेयर करके आप उसकी नोवेलिटी, आप उसकी प्रॉब्लम और अपने काम को जो है आप बेटर जो है वो साबित करते हैं, सारा कुछ डिस्कशन सेक्शन के अंदर। फंक्शंस ऑफ डिस्कशन सेक्शंस टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं जी हमारे जो इस सेक्शन के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स क्या हैं। इंटरप्रेट रिजल्ट्स इन द लाइट ऑफ व्हाट वाज ऑलरेडी नोन अबाउट द सब्जेक्ट एंड explain new understanding of the problem after taking results into consideration। पहले जो रिजल्ट्स आते थे, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे, उनसे क्या रिजल्ट्स आते थे, उनसे क्या चीजें आउटकम आई, उन्होंने क्या चीजें डिस्कशन की, उसके बाद जब आपने रिजल्ट्स लिए, मिसाल है कि आपने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो किसी और बंदे ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ था, उसके जो रिजल्ट्स थे वो आपके रिजल्ट के साथ वेरी कर रहे थे, और फिर आपने जो है अपने रिजल्ट्स को बेटर साबित किया और आपने बताया कि यही चीजें लेके मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसे ये रिजल्ट्स जो है हासिल आया। एक्सप्लेन
जो तीसरा पॉइंट है, हाउ द रिजल्ट्स आंसर द क्वेश्चन अंडर स्टडी। आपने जो रिसर्च, जो आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस थे कि आप ये जो रिसर्च है, आप इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर अपने रिसर्च क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जो ये रिसर्च क्वेश्चन है, मैं इनको इस रिसर्च पेपर के अंदर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये रिसर्च क्वेश्चन जो हैं आज से पहले एड्रेस नहीं किए गए, या ये जो रिसर्च क्वेश्चन हैं ये आज से पहले जो है वो ये इसके ऊपर काम हुआ, लेकिन वो काम जो है वो क्वाइट सफिशिएंट नहीं था। उस काम के अंदर ये फ्लॉस थे जिनकी वजह से जो उनके रिजल्ट्स हैं वो इनएक्यूरेट हैं या रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो आपने जो रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं, आपने उन रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आपने जो रिजल्ट्स निकाले आपने उनको प्रेजेंट किया, और आपने ये साबित किया कि आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं आपने अंडर स्टडी जो हैं आपने इनको बेटर वे से जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन के ऊपर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को कंपेयर किया गया है, बताया गया है। कोर ऑफ द रिसर्च पेपर है, रिजल्ट का जो सेक्शन होता है इसकी ये कोर, इसका रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट का जो सेक्शन है ये आपके पास कोर पोर्शन होता है इस चीज का। डाटा जनरेटेड बाय डूइंग रिसर्च, जो डाटा आपने जनरेट किया है वो इसके अंदर आता है। आफ्टर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इज रिटर्न, जो डाटा आपने इसके अंदर यूज किया है और उससे जो रिजल्ट्स आपके आए हैं और जो आपने डाटे को वैलिडेट करने के बाद जो आपने चीजें आई हैं वो आपके पास रिजल्ट सेक्शन के अंदर आ जाता है। रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आंसरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, और जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो रिसर्च के एम्स होते हैं, जो रिसर्च के गोल्स होते हैं, जो आपके रिसर्च के टारगेट्स होते हैं, जो आपके रिसर्च की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप वो जब आप रिजल्ट सेक्शन लिखते हैं उस चीज के अंदर वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एड्रेस हो जाती हैं। फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च जो है, रिजल्ट्स जो है आपके पास आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं कि आपने जो रिसर्च की है उसका क्या, उसके क्या नताइज निकले हैं, वो सारे के सारे नताइज जो हैं वो आप रिसर्च रिजल्ट सेक्शन के अंदर जाके लेके आते हैं। डिस्कशन जो सेक्शन है इसमें स्टार्टिंग काज फॉर पर्टिकुलर रिजल्ट्स जो हैं, इसके अंदर आप जो रिजल्ट्स आए हैं इसकी क्या वजूहात हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे क्यों आए हैं, या आपके इवन रिजल्ट्स जो हैं, ये भी रिसर्च है, रिसर्च में लाजमी नहीं है, ये भी मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि लाजमी नहीं है कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो आपके बेटर ही रिजल्ट्स आए। अगर आपने एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स, मसल के उस जगह का वेदर और पाकिस्तान के वेदर के अंदर फर्क था जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सेम नहीं आए, आल्दो आपने दोनों ने सेम मेथोडोलॉजी यूज की, लेकिन वेदर का उसके अंदर भी फैक्टर हो सकता है। इस तरह जो है अगर आपने वही मेथोडोलॉजी यूज की, आपने 1000 बंदे के ऊपर उसने मेथोडोलॉजी यूज की, आपने 100 बंदे के ऊपर मेथोडोलॉजी यूज की, तो रिजल्ट आपके वेरी कर सकते हैं क्योंकि उसने 1000 का सैंपल रेट था, आपका 100 का सैंपल रेट था, तरीकाकार वही था, लेकिन 1000 के सैंपल से फर्क पड़ जाएगा, 100 के सैंपल से और फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह रिजल्ट्स जो है वो आपके वेरी कर सकते हैं। लोगों की ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, कल्चर का फर्क पड़ सकता है, कोई फाइनेंशियल फर्क पड़ सकता है। तो लाजमी नहीं है कि जो अगर एक बंदे ने एक मेथोडोलॉजी यूज करते हुए कुछ जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो एज इट इज जो हैं वो आपके रिजल्ट्स उससे बेहतर ही हैं। आपके रिजल्ट्स उससे कम भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर कम भी आ जाएं रिजल्ट्स जो हैं तो इसमें मायूसी की कोई ऐसी बात नहीं होती। आप जो है डिस्कशन के सेक्शन के अंदर, आप रिजल्ट के सेक्शन के अंदर आप पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये जो मेरा रिजल्ट जो है इससे कम आ रहा है और उसके अंदर ये फैक्टर्स हैं जो कि इस रिजल्ट के लो होने के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। वो मेरे वेदर की, इन्वायरमेंट का चेंज भी हो सकता है। आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल ये जो कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्केल के ऊपर काम नहीं कर सका, मैंने 1000 सैंपल की बजाय मैंने 100 सैंपल इकट्ठा किया,
एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया न्यूयॉर्क के अंदर, एक बंदा लाहौर के अंदर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, तो इसके अंदर फर्क आ सकता है। वो जो जिन लोगों से इंटरव्यू किए वो पीएचडी लोग थे, मिसाल एग्जांपल है, आप जिन लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं वो एमफिल के लेवल लोग हैं, तो अगर एमफिल का स्टूडेंट जो है एक सर्वे फॉर्म फिलअप करता है या और एक पीएचडी सर्वे फॉर्म फिलअप करता है, तो इन दोनों के अंदर फर्क आ सकता है। तो रिजल्ट्स लाजमी नहीं है कि वो जो रिजल्ट कह रहा है कि ये इस बंदे के 77% वो रिजल्ट शो कर रहा है, तो आपके रिजल्ट जो है वो 77 से ऊपर ही होने चाहिए। नहीं, नीचे भी आ सकते हैं रिजल्ट, 77% से नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन जब अगर आप 77 से आपके रिजल्ट नीचे आएंगे तो आप जो है वो जरूर मेंशन करेंगे कि मेरे रिजल्ट जो हैं इससे कम हैं, तो उस कम होने की ये वजूहात हो सकती हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि जो है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट कम आ रहा है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन सेक्शन के ऊपर आ जाएंगी, जिसके अंदर जो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस हुए हैं, आप उन रिजल्ट्स की एक एक चीज को, एक एक न्यूमेरिकल आउटपुट को डिफरेंट एंगल से आप उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स के जो है जो मतलब निकलते हैं, आप डिस्कशन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है, मिसाल है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनके अंदर आइस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंपैरेटिवली जो है लाहौर के, तो आप इसको जो है वो कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ सिटीज़ के साथ, जो है उसको जो एडिक्शन है, जो नारकोटिक्स की एडिक्शन है, आप उसको मुख्तलिफ सिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये आप जो रिजल्ट्स आए हैं आप उनको बताएंगे कि ये रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर 30% है, यहाँ पर एडिक्शन जो है वो 25% आ रही है, यहाँ पर 20% एडिक्शन आ रही है। अगर यहाँ पर 20% एडिक्शन है तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, आप उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। यहाँ पर अगर 40% एडिक्शन रेट आ रहा है तो नारकोटिक्स का, तो आप 40% की आप रीजंस भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो 40% रिजल्ट आया है ये क्यों 40% रिजल्ट आया है। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। स्टार्टिंग क्लियरली व्हाट देयर सिग्निफिकेंस इज, और रिजल्ट्स की जो जो आपकी सिग्निफिकेंस है, उस रिजल्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है, उन रिजल्ट्स की जो आपके पास ऐसे उसके अंदर खूबियां हैं, वो रिजल्ट्स की आप खूबियां भी सारी इसके अंदर डिस्कशन सेक्शन के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। कंपेयर द रिजल्ट्स विद द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशंस। आप कुछ चीज़ें जो हैं हाइपोथेटिकल भी बना लेते हैं कि आप मफरूजा बना लेते हैं कि ये चीज़ें 80% तक आनी चाहिए, अगर 80% नहीं आई, 70% आई हैं, तो आप एक हाइपोथेटिकल, आप एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि यार मेरा हिसाब से ये रिजल्ट्स जो हैं यहाँ के 80% तक आने चाहिए। लेकिन अगर रिजल्ट्स जो हैं बार बार एक्सपेरिमेंट करने से 70% से नीचे ही आ रहे हैं और 70% से ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80% तक रिजल्ट्स आएंगे, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो आप डिस्कशन के सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे। अब ये जो है आपके पास जो रिजल्ट्स का सेक्शन है, इस रिजल्ट के सेक्शन के अंदर आप टेबल्स यूज करते हैं और फिगर्स यूज करते हैं। फिगर्स जो हैं ये मैंने आपको लास्ट जो 5 पेपर भेजे हैं एसएलआर के ऊपर, उसके अंदर आप देखेंगे कि पेपर नंबर 1 के अंदर के जो ऑथर है उन्होंने अपना डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म की शक्ल के अंदर भी दिया है, और उसी टेबल्स को वो फिगर के अंदर भी रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर जो है रिजल्ट्स हैं वो आप फोटोग्राफ की शक्ल के अंदर भी लगा सकते हैं, ड्राइंग्स हैं, ग्राफ्स हैं, फ्लो डायग्राम्स होती हैं। आप ज़्यादातर मेथोडोलॉजी की जो चीज़ें हैं उनको आप फ्लो डायग्राम के अंदर भी समझाते हैं। जैसे हमने मेथोडोलॉजी के सेक्शन के अंदर मैंने आपको कई फ्लो डायग्राम्स दिखाई थी, उन फ्लो डायग्राम्स को आप यूज़ करते हुए आप अपने पेपर को जो है वो आप अच्छा और एक आइडियल पेपर बना सकते हैं, जिसके अंदर अपने डाटे को, अपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता है। तो टेबल्स एंड फिगर्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रेजेंट डिटेल्ड, वेयर एज द narrative section of the result tends to be used to present the general findings। तो टेबल्स जो होते हैं
और जो ग्राफ्स होते हैं ये आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में किसी के पास इतना पढ़ने से के पास टाइम नहीं होता कि वो डिटेल से चीज़ों को उसको पढ़े। वो आपके जो है जो रिजल्ट्स आते हैं जो टेबुलर फॉर्म के अंदर लगे होते हैं, या इवन जो है जब कोई बंदा अपनी फिगर देखता है, वो रिसर्च आर्टिकल के अंदर लगा हुआ फिगर देखता है और वो उसी ग्राफ से पूरी की पूरी जो है वो सिचुएशन को एनालाइज कर जाता है ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही आपने जो रिजल्ट्स का सेक्शन लिखना है तो रिजल्ट सेक्शन के अंदर आपने टेबल्स भी बनाने हैं, उसके अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो आपने उनको फिगर्स की शक्ल के अंदर भी प्रेजेंट करना है। वो जो मैंने आपको लास्ट 5 पेपर दिए थे उन पेपर्स के अंदर आपको ये चीज़ें जो हैं टेबल्स और फिगर्स, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इसके अंदर जो रिजल्ट्स का सेक्शन है इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा कैन बी यूजुअली बी presented more effectively in tables और graphs than in the text है। चीजों को टेक्स्ट की शक्ल के अंदर नहीं, रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर कोशिश करें कि टेक्स्ट जो है वो आपका कम से कम हो, चीजों को आप न्यूमेरिकली आप उसको शो करें, आप उसको फिगर्स के अंदर शो करें, आप उसको न्यूमेरिकल उसको वैल्यूज के अंदर आप शो करें, तो आपका जो है काम ज़्यादा अच्छा लगेगा। पेपर के अंदर जितने न्यूमेरिकल टेबल्स लगे हों उतना काम को ज़्यादा सराहा जाता है, उतना काम को अच्छा समझा जाता है। तो न्यूमेरिकल डाटा एसएलआर के अंदर कैसे आएगा, ये भी उन्हीं 5 पेपर्स के अंदर आप पढ़ेंगे, उनको गौर से पढ़ेंगे। ये मैंने असाइनमेंट में आपको लिखा था कि इन 5 पेपर्स को आप बखूबी पढ़ें, उसको बार बार पेपर्स को पढ़ें, उनकी जो मेथोडोलॉजी है आप उनको पढ़ें, फिर आप उन्हीं मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए आप सारे स्टेप्स बना लें, आप अपने स्टेप्स बना लें, आप उनको मिक्सअप करके अपने स्टेप्स बना लें, आप एक अच्छी मेथोडोलॉजी यूज बना लें, आप लोगों की एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को देखते अपनी मेथोडोलॉजी बना लें। अब ये हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की, आखिरी पॉइंट के ऊपर जो है वो बात हो रही थी, the order of the presentation of the result should be either chronological to correspond with the method or from the most of the least important। जब भी आपने रिजल्ट सेक्शन लिखना है तो आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है, यानी उसको पहले स्टेप से शुरू करना है और आखिरी स्टेप तक जो भी हर स्टेप के ऊपर जो भी रिजल्ट्स आए हैं उन स्टेप्स वाइज जो है उन रिजल्ट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपने उनको एक्सप्लेन करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही होता है कि आप फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं और आखिरी स्टेप तक चलते हैं। आमतौर पर कुछ तालिब इल्म बीच में से उसको शुरू कर देते हैं, को कभी स्टेप 5 की चीज़ें डिस्कस कर ली, कभी स्टेप 8 की कर ली, कभी स्टेप 7 की कर ली, कभी स्टेप 2 की कर ली, कभी स्टेप 9 की कर ली। ऐसे नहीं करना चीज़ों को, हमेशा तरतीब से जो है चीज़ों को स्टेप 1 से अब शुरू करें और आखिरी स्टेप तक जिस जिस तरह आपके पास रिजल्ट्स आते गए हैं आप उन्हीं रिजल्ट्स को जो है वो आप एक्सप्लेन करते जाएं। इस स्लाइड के अंदर आपको ये डाटा दिया गया है, टेबल बताया गया है कि आप टेबल को जो है टेबल की फॉर्म के अंदर रिजल्ट्स को शो करेंगे। A table is an organized set of data elements, values using a model or vertical columns हैं which are identified by their names and horizontal rows। तो आपके पास सेल होता है इसके अंदर, आप इसके अंदर टेबल के अंदर अपने डाटे को जो है एक्सप्लेन करते हैं। जो एसएलआर का पहला पेपर दिया गया है उसके अंदर भी टेबल्स बने हुए हैं, आप उन टेबल्स को देखें, दूसरे पेपर्स को टेबल्स को देखें, उस हिसाब से अपना एक टेबल तैयार करें रिजल्ट सेक्शन के अंदर और आप उन चीज़ों को यहाँ पर डिटेल से जो है इसके अंदर टेबल्स के अंदर आप प्रेजेंट करें। इसी तरह ये आपके पास चार्ट्स होते हैं, आप अपने काम को चार्ट की शक्ल के अंदर भी
रिजल्ट्स के जो हैं आपके रिजल्ट्स हैं वो आप इन चार्ट्स के अंदर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म की चार्ट्स की टाइप्स हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, उनके ज़रिए भी चार्ट्स बन सकते हैं और बड़े अच्छे चार्ट्स बनते हैं। तो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा in which the data is presented by symbol such as bars in a bar chart, lines in a line chart और slices in a pie chart जो है। तो चार्ट रिप्रेजेंट टेबुलर न्यूमेरिक डाटा। तो डाटे को जो है वो टेबुलेशन की शक्ल के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। चार्ट जो है वो उसके अंदर जैसे ही जो चार्ट को देखने वाला बंदा है वो जैसे ही चार्ट को देखता है तो वो साथ ही उसको वो पूरी पिक्चर जो है वो एक ही नज़र के अंदर उसको क्लियर हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि इस चीज़ के अंदर ये काम किया गया है। इस स्लाइड के अंदर आपको ग्राफिक्स दिखाए गए हैं। इसी तरह जब आप मुख्तलिफ अपने रिजल्ट्स हैं इनको जो है वो ग्राफिकल शक्ल के अंदर भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक्स आर विजुअल इमेजेस और डिज़ाइन यूज्ड फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। फोटोग्राफ्स भी आप शक्ल भी दिखा सकते हैं। मुख्तलिफ जब आप डाटा साइंस की तरफ जाएंगे, आप मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे तो आप मुख्तलिफ जो हैं वहाँ पर फोटोग्राफ्स लगा के दिखाते हैं और मुख्तलिफ फोटोग्राफ जो बाद में जनरेट होती हैं, जो इमेज प्रोसेसिंग का जो एरिया है उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो ग्राफिक्स फोटो वगैरह यूज़ होती हैं, ड्राइंग यूज़ होती हैं, ग्राफ यूज़ होते हैं, डायग्राम्स इसके अंदर यूज़ होती हैं। मुख्तलिफ DFT भी आप बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए दूसरी भी डायग्राम्स आप टाइम जो है वो सीक्वेंस जो है वो भी डायग्राम्स इसके अंदर बना सकते हैं, मैप्स शो कर सकते हैं, सिंबल्स जो है वो आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राफ के अंदर आ जाती हैं। हाँ जी, जो रिजल्ट एंड डिस्कशन का जो सेक्शन है इसके अंदर जो आपने रिजल्ट क्वेश्चन बनाए होते हैं आपके अंदर और जो आपने रिजल्ट्स निकाले होते हैं वो इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर आता है पर्पस एंड डिस्कशन। इसके अंदर दीज व्हाट्स द आंसर, जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे, जो इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर मैंने आपको रिजल्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि आप क्वेश्चन आप रेज आउट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है, ये कब से हो रहा है, ये ऐसे प्रॉब्लम से कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, आज तक कितने लोग इफेक्ट हो चुके हैं, कौन से मेजर्स लिए जा चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं कि और जो उस प्रॉब्लम जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि क्या आप जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं क्या आपको उन रिजल्ट से आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस थे वो क्या हल हुए उससे, और इस रिजल्ट से इन रिजल्ट से आपके आंसर्स के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आई हैं, क्या उसके ऊपर तासरात गए हैं, क्या जो आंसर्स हैं आपके वो आपके जो मफरूज़े हैं उसको कितनी कहाँ तक हिट कर रहा है। तो दीज टू क्वेश्चंस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये दोनों जो है चीज़ें आपकी ये रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए होते हैं इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर वो सारे के सारे और ये जो रिजल्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं और उनकी जो डिस्कशन है वो आपके पास रिजल्ट एंड डिस्कशन के सेक्शन के अंदर आ जाती है। प्रिपेयरिंग रिजल्ट एंड डिस्कशन है तो जब रिजल्ट एंड इसका रिजल्ट का सेक्शन आपने बनाना है तो सबसे पहले चीज़ों को जो है वो आपने डाटे को प्रोसेस करना है। अब डाटे को प्रोसेस कैसे करेंगे? डाटे को आप प्रोसेस करेंगे उस मेथोडोलॉजी के साथ जो आपने मेथोडोलॉजी आपने मेथोडोलॉजी के सेक्शन के अंदर आपने प्रपोज की है, या आपने जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है उसको यूज करते हुए आपने अपना काम किया है। मिसाल है कि एक बंदा एक मेथोडोलॉजी लगाता है और उसके तहत वो यूके के अंदर सर्वे करता है, आप वही मेथोडोलॉजी यूज करते हुए आप वही सर्वे आप वही रिसर्च क्वेश्चन उनको आप लाहौर के लोगों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। वही रिसर्च क्वेश्चन जो है आप लाहौर के लोगों से पूछते हैं
उसी मेथड से आप सारा काम करते हैं तो आपके रिजल्ट्स वहाँ से डिफरेंट आएंगे। फिर आप उनको कंपेयर करेंगे, आप बताएंगे कि जनाब ये यूके के अंदर इतने लोगों से, इतने क्लास के लोगों से, इस तरह के लोगों से ये डाटा लिया गया, मैंने भी वही काम किया, लेकिन ये इसने यूके के अंदर किया, मैंने लाहौर के अंदर काम किया, तो इसके रिजल्ट्स ये आए हैं और मेरे रिजल्ट्स ये आए हैं। आप उसके रिजल्ट्स के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर भी तकाबली जायजा करेंगे और अपने जो रिजल्ट्स आए हैं आप इन रिजल्ट्स का भी आप अपना तकाबली जायजा करेंगे। तो रिजल्ट्स जब आपको मिलते हैं तो उससे पहले जो है आप उसके ऊपर जो डाटा है, आपके पास रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे। वो प्रोसेसिंग जो है आप उस मेथोडोलॉजी के तहत करेंगे जो या तो आपने नई बनाई है मेथोडोलॉजी या आपने एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को यूज किया है। जैसे ही वो रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप रिजल्ट्स को जो है एनालिसिस करेंगे। तो प्रोसेसिंग के इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आ जाते हैं, आपके पास एडिटिंग है, कोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, ये आपके पास प्रोसेसिंग के ऑपरेशन हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये आपके पास स्टेप्स नहीं दिए हुए, ये चीज़ जो है वो आपके पास डाटा टू डाटा, मेथोडोलॉजी टू मेथोडोलॉजी, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये चीज़ें सारी की सारी वेरी करती हैं। ये सारी चीज़ें सेम नहीं होती। लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पर 4 स्टेप्स आपको दिए गए हैं कि आपने एग्जैक्ट 100% यही फॉलो करने हैं हर रिसर्च के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी अपनी रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी बनाएंगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जो एग्जिस्टिंग पेपर लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, आप उनकी मेथोडोलॉजीज को स्टडी करेंगे, फिर उन मेथोडोलॉजी के अंदर आप फ्लॉज ढूंढेंगे, फिर उन मेथोडोलॉजी को आप अपडेट करेंगे और उसके अंदर जो है वो आप अपने डाटे के ऊपर उसको अप्लाई करके फिर आप रिजल्ट्स लेंगे। वो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको ये बताएंगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो आउटपुट है, ये जो एग्जिस्टिंग लोगों ने अपने रिजल्ट शो किए हुए हैं इनके साथ कितना डिफर कर रही है, कितना अप कर जा रही है या कितना डाउन जा रही है। अप जा रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं, और अगर डाउन जा रहा है रिजल्ट आपका कंपेयर करने से तो उसकी वजह क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन में है। अब उसका डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग है, एग्जामिनेशन ऑफ कलेक्टेड रॉ डाटा टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशंस एंड करेक्ट दीज व्हेन पॉसिबल। तो जो भी आपके पास डाटा होगा, जो भी आपने आर्टिकल पढ़े हैं, मिसाल है कि आपने रिव्यू एसएलआर कर रहे हैं, तो एसएलआर के अंदर आप बहुत ज़्यादा पेपर्स डाउनलोड करते हैं, अपने प्रॉब्लम के रिलेटेड आप देखते हैं मुख्तलिफ पेपर को। तो जो पेपर आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड नहीं है, जितनी कोशिश कर सकें आप उन प्रॉब्लम्स को जो है, उन पेपर्स को जो आपके रिलेटेड नहीं है, आप उनको एलिमिनेट करके आप उनको साइड पे कर दें। आप उनको प्रोसेस ऑफ असाइन न्यूमेरिकल और अदर सिंबल्स सो दैट द रिस्पॉन्स कैन बी पुट इनटू अ लिमिटेड क्लास। कवरेजेंस ऑफ रॉ डाटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स इन ऑर्डर टू गेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है, वो डाटे को सारा आप एक ही तरह कर लें। अरेंजिंग ऑफ क्लासिफाइड data into a concise and logical order that is in the form of statistical tabulation जो है, टेबल जो है। तो ये डाटा की प्रोसेसिंग के स्टेप्स दिए हुए हैं। आप इसके अलावा ये हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं है। इसके अलावा आप अपने डाटे को प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने स्टेप्स आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को पढ़ें और आप उसके अंदर देखें कहाँ पर फ्लॉज हैं और अब कहाँ पर मैं इसको अपलिफ्ट कर सकता हूँ, इसके काम के अंदर तब्दीली ला सकता हूँ। वो कौन सी तब्दीली है जिसके लाने की वजह से जो एग्जिस्टिंग काम है वो मजीद बेहतर हो गया है, उसके अंदर मजीद रिफाइनमेंट हो गई है, उसके अंदर मजीद तब्दीली आ गई है, वो और अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है। तो यही चीज़ जो है वो आपको प्रूव करनी है। यही चीज़ आपने जो है वो डाटे के ऊपर जब ऑपरेशन करने हैं तो आपने अपने जहन के अंदर ये आपने रखनी है। ये मेजर्स होते हैं, लाजमी नहीं है मीन, मॉड, मीडियन है। तो ये जो जब लोग स्टैटिस्टिकल मेजर्स करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होती है, कोरिलेशनशिप होता है, रिग्रेशन एनालिसिस होता है, टी टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है। ये जो पेपर लोग जो है सर्वे कंडक्ट करते हैं, ये ज़्यादातर जो है वही लोग स्टैटिस्टिकल टूल करते हैं। जो जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीपल सर्वे फॉर्म्स बनाते हैं,
उन फॉर्म्स के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो उन क्वेश्चंस पूछने के बाद उनका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर वो उन स्टैटिस्टिकल टूल के अंदर बैठ के उसके अंदर फीड किया जाता है। फिर वो स्टैटिस्टिकल टूल जो है उसी डाटे के ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस भी लगा देता है, उसके ऊपर टी टेस्ट भी लग जाता है, उसके पास जी टेस्ट भी हो जाता है, उसके पास काई स्क्वायर टेस्ट भी उसके ऊपर हो जाता है, उसके पास रिग्रेशन एनालिसिस है, कोरिलेशन है, आपके पास फैक्टर लोडिंग का टेस्ट होता है, एवीई का होता है, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट का टेस्ट होता है, उसके ऊपर ये जी टेस्ट और ये अपना टी टेस्ट है और पी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको जो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टूल जो हैं ये आपको सारी की सारी चीजें दे रहे हैं, सारे रिजल्ट्स परफॉर्म करके दे रहे हैं। जस्ट उन चीज़ों को स्टडी करते आप उन उन जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर आप सिर्फ ये वैल्यूज डालते हैं, आगे जो है वो खुद ब खुद रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। इसके लिए लोग IBM SPSS यूज़ करते हैं, AMOS यूज़ करते हैं, स्टेटा यूज़ करते हैं, डिजल यूज़ करते हैं, स्मार्ट PLS यूज़ करते हैं। अब स्मार्ट PLS जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल हो गया है, क्योंकि उसके अंदर बैठ के स्मार्ट PLS के अंदर बैठ के आप बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल फंक्शंस वगैरह उसके अंदर बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट टू बी कंसीडर्ड, जब भी आपने रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन लिखना है तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर करना है। पॉइंट टू बी कंसीडर्ड है, जब भी आपने ये पेपर के अंदर ये चीजें लेके आनी है सारी के सारी, तो डिवाइड चैप्टर इनटू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह अगर आप रिजल्ट एंड डिस्कशन का भी सेक्शन लिखेंगे तो इस सेक्शन को भी जो है इस सेक्शन को भी सब सेक्शंस के अंदर आप कन्वर्ट कर लेंगे, छोटे छोटे आप इसके अंदर भी मुख्तलिफ सेक्शंस बना लेंगे। चूज वन बेस्ट वे इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग सेम डाटा इन सेवरल वेज। लाजमी नहीं है कि जो आपने डाटा एक बार पहले प्रेजेंट किया है उसको आप सेम एज इट इज ही आप उसको प्रेजेंट करें। डाटे को जो है अगर आपने एक बार बार ग्राफ के अंदर प्रेजेंट किया है तो दूसरी बार आप पाई ग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर लें या किसी और फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करें। डाटे को सेम शेप के अंदर बार बार उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए इसके अंदर रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन के अंदर। और डू नॉट प्रेजेंट टेबल्स एंड फिगर्स इन टेक्स्ट फॉर्म। जो फिगर्स हैं उनको टेबल्स हैं, टेबल्स को हमेशा एक बात याद रखनी है, टेबल्स को हमेशा अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ड्रा करें। आप उसके जो है वो कॉलम्स की प्रॉपरली आप कैप्शंस दें, उसकी हेडिंग्स दें और रोज को जो है प्रॉपरली मैनेज करें। उनके रो के जो है कोशिश करें सेम साइज की रो हो, समटाइम को डिफरेंट साइजेस की रोज होती हैं तो आप जो है रोज जो है उनको सेम साइज की रो रखें। डाटा उसके अंदर सही तरीके से अलाइन करें, जैसे एक प्रोफेशनल वे होता है। मुख्तलिफ आप टेबल्स बने देखें, उस तरह का आप टेबल बनाएं, डाटे को प्रॉपरली अलाइन करें, सेम फॉन्ट यूज हो, सेम स्टाइल यूज हो। और जो फिगर्स हैं इनको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर नहीं लेके आना, पिक्चर को पिक्चर की ही फॉर्म के अंदर जो है वो आपने प्रेजेंट करना है। आपने इसके अंदर tables and figures should be clearly labeled in order for being referred in the text है। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि जो टेबल्स हैं और जो फिगर्स हैं इनको प्रॉपरली तौर के ऊपर लेबल नहीं करते। सॉरी, ये एक बात है के अंदर रखनी है कि टेबल जो है हमेशा ऊपर वाली साइड उसकी जो कैप्शन है उसको लेबल है वो ऊपर टेबल के ऊपर लगता है और फिगर के जो है वो नीचे जो है वो उसकी कैप्शन लगती है जब वो लेबल होता है। अगर आपने फिगर 1 अगर FIGURE लिखा है फिगर टेक्स्ट के अंदर आपने लिखते हुए आपने कहीं पर कोट किया है कि इन द फिगर 1, तो जैसे ही आपने फिगर 1 आपने टेक्स्ट के अंदर लिखा है वैसे ही आपने फिगर 1 जो है वो आपने नीचे जो है वो उसके लिखना है फिगर के नीचे। ये ना हो कि फिगर के नीचे आप लिख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ ये तालिब इल्म अक्सर इस तरह की गलती ये इसके अंदर करते हैं कि जब टेक्स्ट के अंदर लिख रहे होते हैं तो
लिखते हैं जी फिगर 1, और जब नीचे कैप्शन दे देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं जी फिगर 1, और आगे लिख देते हैं जी मिसाल है कि उसकी कैप्शन लगी हुई है इंट्रोडक्शन, या इसका लिख देते हैं जी क्लाउड कंप्यूटिंग डायग्राम। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपने ऊपर भी नीचे फिगर 1 ऐसे करके लिखा है, तो जब आप टेक्स्ट में लिख रहे हो तो आपने हमेशा यहाँ पर भी इसी हिसाब से फिगर 1 जो है वो यहाँ पर आपने यूज करना है। फिगर 1 इज अबाउट टू क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह आपका आ रहा हो टेक्स्ट के अंदर भी, और नीचे जब जो तस्वीर है उसके जब नीचे कैप्शन आ रही हो तो आपकी जो है वो इस तरह कैप्शन आनी चाहिए। ये दोनों चीजें सेम एज इट इज होनी चाहिए। टेक्स्ट के अंदर लिखते वक्त भी आपकी इस तरह ही होनी चाहिए, और आपकी जो है जब उसके अंदर लिखें तो वो भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। ये कोशिश कीजिएगा कि एक तरह की हो। बहुत ज्यादा तालिब इल्म जो है ऊपर कुछ लिख देते हैं, नीचे कुछ लिखा होता है, तो इस चीज का जरा ये तमाम तालिब इल्म जो है वो ध्यान रखें। इसी तरह टेबल के अंदर भी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, अगर जो टेबल 1 मेंशन किया है तो उसके नीचे टेबल 1 बनाएं, और अगर टेक्स्ट के अंदर टेबल 2 लिखा है तो उसके नीचे जो है वो टेबल 2 आप एडजस्ट करें। तो कभी भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ये आप हमेशा इसी तरह होना चाहिए। आगे एग्जांपल लिखी हुई है, इसकी दी हुई है टेबल 4.2, फिगर 4.1 एक्सेट्रा। ये टेबल तो हमेशा इस तरह लोग लिखते हैं, लेकिन फिगर का कई लोग लिख देते हैं FIG लिख देते हैं और डॉट डाल के 4.1 डाल देते हैं। मग आपको नहीं पड़ेगा आसान लग जाएगी ठीक है सर, और मान ये माइक किस बात से ओपन कर रहे हो? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा माइक किस खाते में ओपन किया हुआ है? सर वो पता नहीं चला सर, सॉरी। अच्छा जी, जितने भी टेबल आपने यूज करने हैं, इक्वेशंस यूज करनी है, हर एक को प्रॉपरली आपने नेम देना है। बहुत ज़्यादा तालिब इल्म वैसे भी कर देते हैं कि टेबल बना देते हैं या फिगर बना देते हैं, तो फिगर के नीचे कैप्शन नहीं लगाते, या टेबल के नीचे जो है वो टेबल के ऊपर जो है वो कैप्शन नहीं लगाते, उसको प्रॉपरली लेबल नहीं करते, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है वो खाली रह जाती हैं। या समटाइम जो है उनके नंबर और होते हैं, ऊपर टेबल लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर टेबल 2 लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो टेबल जो है कोई और टेबल यहाँ पर मेंशन है। टेबल कैप्शंस आर ऑलवेज प्लेस्ड अबव द टेबल व्हाइल फिगर कैप्शंस आर प्लेस्ड बिलो। ये बात अभी मैं आपको ये इसके अंदर बता चुका हूँ। राइटिंग योर डिस्कशन, ये पीछे हमने रिजल्ट के बारे में देखा था। अब हमने डिस्कशन कैसे करनी है इसके एंड पे देखते हैं जी। The discussion section is a chance for the researcher to verbalize her findings and what those findings means to subject matter of the experiment. Writing the discussion is not difficult provided you have guidelines and the body of your paper and research is well organized. The discussion section of an empirical research, ये जो आपने काम किया ये एक empirical research है, is your opportunity to conclude the research and help the readers interpret the research of results of your research है। तो डिस्कशन का जो सेक्शन है इसके अंदर आप मेन जो चीज है जो आपने ऊपर काम किया हुआ है सारा, उसी चीज को आप एलेबोरेट कर रहे होते हैं। जो रिजल्ट सारे होते हैं उनको आप एक एक रिजल्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग लोगों के रिजल्ट्स के साथ, और जो मेथोडोलॉजी का जो डिफरेंस है उसका भी तकाबली जायजा बीच में ही इसका लिया जा रहा होता है। इसकी कुछ हम एग्जांपल जो है इन्हीं स्लाइड्स के अंदर आगे जाके देखेंगे।
The discussion section is essentially written for the sake of explaining your findings. जो आपकी findings हैं वो आप ये डिस्कशन सेक्शन के अंदर लाजमी लेके आएंगे। जो भी आपने फाइंड किया, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो सारी की सारी डिस्कशन सेक्शन के अंदर आएगी। इट इज वेरी सिंपल टर्म, व्हाट यू डिड टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन एंड व्हाई यू डिड इट दैट वे। तो ये जो है आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर आए हैं और आपने ये सारे आंसर्स किस तरह लेके आए हैं, ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। इट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी, आपके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेगा। एंड कनेक्ट्स द रिजल्ट्स टू ईच रिसर्च क्वेश्चंस, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस थे उनके साथ कौन कौन सा रिजल्ट जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है डिस्कशन के सेक्शन के अंदर आएंगी। तो डिस्कशन का जो सेक्शन है वो अप्रोचेस जो यूज होती हैं इसके लिए डिस्कशन सेक्शन के लिए एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स है। आप अपनी फाइंडिंग्स जो आपने फाइंडिंग की हैं, जो आपको चीज मिली है, वो आपने जो आपकी आउटकम आई है, जो एक्सपेरिमेंट करने से जो आपके रिजल्ट्स निकले हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। कंपेयर द फाइंडिंग्स, आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं आप उनको कंपेयर करेंगे, आप दूसरे रिसर्चर्स के साथ कंपेयर करेंगे। जब आप एक एम्पिरिकल रिसर्च लिख रहे हैं या जब आप SLR लिख रहे हैं, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर भी आप उसी टॉपिक के ऊपर जो एग्जिस्टिंग लोगों ने जो अपना रिसर्च की होगी उसको भी उसके साथ भी आप कंपेयर करेंगे कि जनाब इस बंदे ने 10 पेपर जो है वो पढ़े और इसके साथ ये इसकी फाइंडिंग थी और मैंने भी 10 पेपर पढ़े, मेरी ये फाइंडिंग है। तो आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं इन दोनों ऑथर्स की, उस ऑथर की और आप एज ए ऑथर हैं, इन दोनों ऑथर्स की जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं इनको भी आप कंपेयर करेंगे। फिर आप अपनी फाइंडिंग्स को वैल्यूएट भी करते हैं, अपने रिजल्ट्स को भी इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या ठीक आए हैं, क्या जो रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं। अगर रिजल्ट्स के अंदर कोई कमी पेशी है तो कोई कमी है तो उसकी जो वजह है वो आप लिमिटेशन ऑफ द स्टडी उसको कहते हैं कि आपकी जो स्टडी है उसके अंदर क्या लिमिटेशंस रह गई हैं। वो कोई टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन भी हो सकती है, वो कुछ रिसोर्सेज की लिमिटेशन भी हो सकती है, वो कोई बजटरी लिमिटेशन भी हो सकती है, वो कोई आपकी एक्सेस की लिमिटेशन भी हो सकती है कि आपकी उस रिसोर्सेज तक, उन चीजों तक एक्सेस नहीं है जितनी आपके पास होनी चाहिए, या आपकी रिसर्च की भी लिमिटेशन हो सकती है। एक काम जो है 100% हुआ है, आपकी रिसर्च इतनी है कि आप उसको 60% तक जो है उसका एक मॉड्यूल करें। एक रिसर्च के अंदर 6 चीजों को टच किया गया है, तो लेकिन आपकी जो रिसर्च है जो आपने उन 6 में से सिर्फ एक चीज को पिक किया और आपने उसको लेके चले, तो आप इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च जहां पर आप करेंगे तो वहां पर ये बताएंगे कि जनाब हमारा स्कोप ही इतना था, हमारे ऑब्जेक्टिव ही इतने थे, हमारे गोल्स ही इतने थे, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही इतनी थी। तो ये सारी की सारी चीजें ये भी डिस्कशन सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। अब ये अप्रोच 1 एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स है। तो सबसे पहले गिव द रीजन ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द फाइंडिंग्स। सबसे पहले आप ये रीजन बयान करेंगे कि आप जो है ये जो फाइंडिंग्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो रीजंस बताएंगे सारी की सारी। बी, अगला जो चीज है एक्सप्लेन द फाइंडिंग में, एक्सप्लेन द सिनेरियो ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन। किस तरह आपने डाटा कलेक्ट किया, कितना आपने टाइम लगाया, उसके ऊपर कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो उसके रिजल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जो आपकी आउटकम आई है इसके ऊपर क्या कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर मुतासर हुए हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। एक्सप्लेन द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन पीरियड। ये सारे के सारे जो है ये लिमिटेशंस और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये सारी की सारी चीजें आप इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द, जब फाइंडिंग आप करेंगे, जब आप फाइंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो डिस्कशन सेक्शन में लेके आएंगे, तो डिस्कशन में जब सेक्शन में लेके आएंगे तो ये तीनों चीजें ये भी आपने इसी के अंदर एड्रेस
करनी है। अब ये इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं इसके अंदर दी गई हैं ताकि जो है वो आपको काम करते वक्त कुछ जो है वो आपको हर्डल ना हो। गिव रीजन फॉर द फाइंडिंग, मसलन एग्जांपल है, ये ग्रीन कलर में आपको एग्जांपल दी है। बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द रिजल्ट शोज दैट सम ऑफ द स्कूल टीचर्स हैव इंटीग्रेटेड well within the community in which they have residing. The percentage, however, is not high and अब ये this could be attribute to the fact that the ये अपनी अब आप फाइंडिंग दे रहे हैं, अपनी एनालिसिस दे रहे हैं। ये जो रेड कलर है इसके अंदर आप ये तो ऊपर आपने बताई ये चीज, लेकिन अब ये आप एनालिसिस दे रहे हैं एंड दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द मोस्ट ऑफ देम वर फीमेल्स। ये आपने जो रिजल्ट आए हैं अब आपने उनकी यहाँ पर क्रिटिकल यहाँ पर उसके फाइंडिंग्स दी हैं। They were already occupied with their jobs and household duties, which could not allow them to activate in the community services. तो ये आपने ऊपर बात की और फिर नीचे जो है आपने जो रिजल्ट आए हैं उनको एक्सप्लेन किया। ये इसकी एग्जांपल है। अगली एग्जांपल देखते हैं इसकी। इस स्लाइड के अंदर बात की जा रही है कि गिव रीजंस फॉर द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द फिगर 3। ये एक एग्जांपल के तौर पर बात की जा रही है। बेस्ड ऑन द फिगर 3 द रिजल्ट्स क्लियरली शोज दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट ऑफ द सर्वे प्रेफर्ड द प्रीपेड प्लान। Only a small fraction of the students use the post-paid plan as opposed to those who used to prepaid plan. The results पर अब यहाँ पर ये आपकी जो है वो रीजंस आनी शुरू हो गई है फाइंडिंग्स की। ये जो फाइंडिंग्स थी इसकी जो रीजंस हैं वो यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। The results were anticipated as the respondents were all students. अब आपने ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये आपके पास रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्ट्स की रीजंस जो हैं वो आपने डिस्कशन करते वक्त आपने बतानी है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं इन रिजल्ट्स की रीजंस क्या हैं। ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन के सेक्शन में आएंगी। The results were anticipated as the respondents were all students and the prepaid plan seems to be more suitable plan to cater for the needs of the students as they paid for what they used only. While there were a handful of the students from the wealthy families, the majority of the students simply could not afford the postpaid plan. तो ये आज रिजल्ट्स आ गए आपके पास। ये जो ग्रीन हिस्सा है इसके अंदर ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स के ऊपर जो डिस्कशन है ये आपके पास इस रेड कलर के आपके इसके अंदर रिजल्ट्स की डिस्कशन दी हुई है। इन रिजल्ट डिस्कशन के अंदर रीजन बयान की गई है कि क्या ये जो रिजल्ट आए हैं इसकी क्या रीजन है। आगे एक्सप्लेन द सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन पीरियड और एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हिच माइट हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। क्योंकि आपकी जो ये स्टूडेंट जो एमएस के हैं ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं। अब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करते वक्त भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो इनको स्टडी करने के अंदर मसला कर रहे होते हैं, या जो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जो इनकी चीजें हैं उसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। वो कुछ टाइम की लिमिटेशन भी हो सकती है कि एक सेमेस्टर एंड हो रहा है तो ये हमारी टर्म असाइनमेंट है, तो इसलिए हमने एज ए असाइनमेंट के तौर पर पेपर करते हुए हमने इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर 30 पेपर्स को स्टडी किया है और हम फ्यूचर के अंदर इसको मजीद एक्सटेंड भी करेंगे। और इसका जो सैंपल साइज है, इसका जो पेपर साइज है, तो ये जो लिटरेचर रिव्यू है ये हम इसको एक्सपेंड करते हुए 100 के ऊपर लेके जाएंगे ताकि जो है वो मजीद जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। तो इस तरह की लिमिटेशन की जो है और आपकी जो डाटा कलेक्शन जो पेपर पढ़ते वक्त जो आपको मसला था सर्कमस्टेंस वो चीजें आएंगी। ये अब देखें जरा इसकी एग्जांपल देखें। बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द रिजल्ट्स रिवील दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर receptive to the data to the idea of using Arabic vocabulary in their English classes. This is not surprising considering the institution is an Islamic institution. This is not surprising
क्यों नहीं है? क्योंकि कंसीडरिंग द इंस्टीट्यूशन एज इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। ये चीज अगर ऐसी है तो इसकी वजह ये है, ये आपने इसके अंदर जब अपने डाटे को आपने प्रेजेंट करना है, जो आपने रिजल्ट्स आए हैं उसको जो प्रेजेंट करना है, उसके अंदर जो चीजें सरकमस्टांसिस जो हैं जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास हर्डल्स हैं, वो इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके अंदर एक्सप्लेन द सिनेरियो ऑफ सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन, ये जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी इसके अंदर एक्सप्लेन द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रिसर्च ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन पीरियड जो है। तो ये भी आपने लिमिटेशंस आ गई, लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रिसर्च ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन पीरियड, ये आपने डाटा कलेक्शन पीरियड के दरमियान में आपने चीजें मेंशन करनी। ये देखो जरा अब यहाँ पर सिंस द एरर एनालिसिस इंडिकेटेड were only taken from the postgraduate students, the findings cannot present all the university student performance। वो कहता है कि मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा किया है, और ये जो डाटा है ये पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, इसलिए अगर डाटे के अंदर कोई एरर आ रहा है या कोई जो फिगर है इसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर कोई मसला है तो उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। आप कंप्यूटेशन रिसोर्सेज की भी बात कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, आप कह सकते हैं कि एसएलआर के अंदर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर के हमारा टर्म पेपर है, और टर्म पेपर के अंदर जो है हमें 15 या 20 पेपर पढ़ने के लिए दिए गए थे। हमने 20 पेपर में से ये डाटा इकट्ठा किया है और उन 20 पेपर को एनालिसिस करके ये हम अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। हाँ, हम आगे फ्यूचर के अंदर इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है ये लिमिटेशन ऑफ द स्टडी और ये चीजें फ्यूचर डायरेक्शन जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप इसके अंदर डिस्कशन सेक्शन के अंदर भी करेंगे। आप इसके अंदर एक्सप्लेन द रिजल्ट बेस्ड ऑन लिमिटेशन ऑफ स्टडी, ये इसकी एग्जांपल दूसरी दी है। तो ये आपका ये दूसरी अप्रोच है। तो दूसरी अप्रोच के अंदर क्या है, कंपेयर द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च विद द फाइंडिंग ऑफ द अदर रिसर्च विद इन द सेम फील्ड, डिस्कशन इन लिटरेचर रिव्यू सेक्शन है। तो यहाँ पर जो है वो आप जो अपनी फाइंडिंग्स हैं इनको दूसरे लोगों की फाइंडिंग के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने फाइंडिंग क्या दी है और मेरी फाइंडिंग क्या है। मेरी फाइंडिंग ज़्यादा अच्छी है, दूसरे लोगों की फाइंडिंग कम है, वो क्यों कम है उसके लिए आप स्टेटिस्टिकल जो डाटा है जो ऊपर आपकी फाइंडिंग आई है आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसका सहारा लेंगे, उसकी मदद से आप ये अपनी फाइंडिंग को प्रूव करेंगे, दूसरी फाइंडिंग को आप रिजेक्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, कंपेयर विद रिलेटेड द डिफरेंट फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च टू हाईलाइट द सर्टेन रिजल्ट सिग्निफिकेंस, और अपनी रिजल्ट्स की जो है आप अपनी सिग्निफिकेंस को शो करेंगे। जब तक अपने आप पेपर को, ये मेरी बात आपने ज़िम कर लें, जब तक आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से दूसरे पेपर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, अपने रिजल्ट्स को दूसरे लोगों के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, भला वो जो है आपका कंपैरिजन वो आपका क्वालिटेटिव हो, वो कंपैरिजन आपका क्वांटिटेटिव हो, वो बोथ साइड पे किसी पे भी हो, कम से कम जो है वो आपका क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव के तौर पर अगर आप नहीं भी कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कम क्वालिटेटिव जो है या लिखने के अंदर वो आप अपना रिजल्ट्स जो हैं अपनी फाइंडिंग्स हैं उसको आप कंपेयर करें दूसरे लोगों की फाइंडिंग के साथ और अपना प्रूफ करें कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मच मोर बेटर है, वो एज कंपेयर टू फाइंडिंग्स ऑफ दी अदर स्टूडेंट्स जो हैं। जो अदर स्टूडेंट्स कह रहा हूँ वो दूसरे जो ऑथर्स हैं उनके साथ जो है वो अपनी चीजों को कंपेयर करें। तो ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। मैं इसकी जो एग्जांपल है तो अप्रोच ये 3 है, ये मैं इसकी जो एग्जांपल है ये पीछे स्लाइड्स गुजरी हैं ये मैं आपको स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, तो इन स्लाइड्स को आप देख लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। evaluate the findings, provide the assessment of the finding, decide if the result is negative or positive, successful or otherwise। तो अप्रोच 3 ये है कि अपनी जो असेसमेंट करें, फाइंडिंग्स की असेसमेंट करें और डिसाइड करें या आपकी जो फाइंडिंग है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, इसकी क्या है वजूहत। ये किस तरह करनी है
ये भी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा जी, इनफिर द फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहले डेवलप योर ओन व्यू पॉइंट एंड आइडियाज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स हैं। आप अपने आइडिया जब फाइंडिंग्स लिखेंगे आप अपनी डिस्कशन सेक्शंस के अंदर, तो डेवलप अपने आप व्यू पॉइंट्स, अपने आइडियाज, इसके बेस के ऊपर आप रिजल्ट्स, इस चीजों को सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आप अपनी जो फाइंडिंग्स दे रहे हैं ये सेंसेबल हो, कोई ऐसी ना हो को फाइंडिंग्स हैं जो आपकी इन लॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, इन वो फाइंडिंग्स जो आपकी रैशनल होनी चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई सपोर्टिव चीज होनी चाहिए, ताकि जो है कोई बंदा आपकी फाइंडिंग्स को पढ़ता है वो चैलेंज आपकी फाइंडिंग ना कर सके। डू नॉट लीव फाइंडिंग इन द स्टैटिस्टिकल फॉर्म एज नो वन कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। स्टैटिस्टिकल फॉर्म के अंदर आप फाइंडिंग ना दें, आप जो है फाइंडिंग जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव दें, आप उसकी जो है क्वालिटेटिव अगर आप उसको दें, क्वांटिटेटिव नहीं देनी, क्वालिटेटिव के अंदर आप उसको एक एक चीज को एक्सप्लेन करें, अपनी फाइंडिंग्स लिखें। टू बी, ये दूसरा है, डी है, बी क्रिएटिव एंड डू नॉट नीड टू अफ्रेड ऑफ स्पेकुलेट। चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना पेश करें फाइंडिंग्स के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर और इसके अंदर डिस्कशन के अंदर। चीजों को आपको बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं, बढ़ा चढ़ा के पेश करने की जरूरत नहीं। जो चीज जितनी है उतनी है, उसी हिसाब से आप लिखें। और एक अच्छा जो रिसर्चर होता है वो एडमिट करता है कि मेरी रिसर्च के अंदर ये लिमिटेशन है। लाजमी नहीं कि आप अपनी मनपसंद के जो रिजल्ट्स हैं वो लेके आने के लिए आप डाटे को मैनिपुलेट करें, आप उसको मनूवर करें, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करें, ताकि जो है वो आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आ सकें। ऐसा काम नहीं करना आपने। जो चीज जैसी है, जो रिजल्ट्स आए हैं, जो डाटा आपके पास कलेक्ट हुआ है उसको एज इट इज रहने दें। अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अप टू द मार्क नहीं भी आते, तो जो जो रीजंस हैं कि आपका रिजल्ट्स उस हिसाब से अप टू द मार्क नहीं आ सके, तो उन रिजल्ट्स को आप डिस्क्राइब करें, वो लिमिटेशन ऑफ द स्टडी में ले जाके लिखें और उसको आप एक्सप्लेन करें। तो ये भी आपकी पूरी एक रिसर्च है। लाजमी नहीं कि आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके दूसरे रिजल्ट से जो है बहुत अच्छे हैं। अगर आपके रिजल्ट्स कम भी आते हैं तो आप उसके कम होने की जो रीजंस हैं वो सारी की सारी जो है वो आप डिस्कशन के सेक्शन में जाके एक्सप्लेन करें। ये तो फिर भी आपका जो है वो पेपर एक्सेप्टेबल होता है। ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसके अंदर देख लीजिएगा। इसके पास ये कुछ कॉमन है चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके अंदर दी हुई हैं। ये डिस्कशन के लिए कुछ सजेशंस हैं। समराइज डिस्कशन, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। जो डिस्कशन सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही आपको डिस्कशन करना चाहिए। डिस्क्राइब वाई, रीजन बयान करनी चाहिए चीजों की। फाइंडिंग्स को आपस के अंदर आप लिंक करें, जो लिमिटेशंस हैं उसको बयान करें, और जो फ्यूचर रिसर्च है ये भी सारी की सारी जो है वो आप इसके अंदर बयान करें। जो लिमिटेशंस आप बताएंगे कि मेरी स्टडी के अंदर ये लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को मैंने फ्यूचर के अंदर कैसे हल करना है, फ्यूचर के अंदर मैं उसको सॉल्व करूंगा, ताकि जो रिव्यूअर होगा, जो आपके पेपर को रिव्यू करेगा, जो उसके ऊपर कमेंट्स देगा, वो इस चीज को समझेगा कि ये पेपर के अंदर लिमिटेशन है और मैं इन पेपर के ऊपर ये ऑब्जेक्शन ना लगाऊं, क्योंकि आथर खुद ओन कर रहा है कि इसके अंदर ये लिमिटेशन हैं। और वो आथर जो है इसको नेक्स्ट अपने वॉल्यूम के अंदर, नेक्स्ट वर्जन के अंदर इन चीजों को रेक्टिफाई करेगा, इस चीजों को सॉल्व करेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी।